हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लासेस। तो ये हमारे 5th चैप्टर टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी का 3rd पार्ट है, जिसमें हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी से कंटिन्यू करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा, थर्मल पावर प्लांट के बारे में पढ़ा, न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में पढ़ा, पावर प्लांट बेस्ड ऑन नेचुरल गैस के बारे में पढ़ा। अब आगे बढ़ते हैं। काइनेटिक एनर्जी इन फ्लोइंग वाटर और द पोटेंशियल एनर्जी इन द रिजर्वायर इज अ कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी. In hydroelectric power plant, the potential energy in water stored in dam is converted into kinetic energy of water. Fast flowing is brought from the dam to the turbine at the bottom of the dam. The kinetic energy of the flowing water drives the turbine. The turbine in turn drives the generator to generate electricity. The block diagram showing different components of hydroelectric power plant is shown in figure 5.15. तो अब हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में होता क्या है कि रिवर का या रिजर्वायर का, रिजर्वायर यानी डैम्स वगैरह का, और रिवर यानी टैपिंग मेथड का यूज़ करके बीच में डैम बना के, तो इसमें होता क्या है कि जो फ्लोइंग वाटर होता है उसमें काइनेटिक एनर्जी तो होती है क्योंकि वो मूव कर रहा होता है कॉन्स्टेंटली। तो अब वो जब मूव कर रहा होता है तो वहाँ पे ही उस स्कीमेटिक के हिसाब से वहाँ पे टरबाइन ऐसी तरह से फिट किया जाता है कि इस मूविंग वाटर का जो काइनेटिक एनर्जी है वो उसे ट्रांसफ़र करता है कि इसमें वाटर टरबाइन में, ठीक है। अब फिर टरबाइन रोटेट होने लगता है और टरबाइन रोटेट होता है तो जनरेटर रोटेट होता है, जिससे क्या मिलता है हमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए आप, पेज नंबर 54। इलेक्ट्रिसिटी पोटेंशियल एनर्जी इन वाटर, काइनेटिक एनर्जी इन फ्लोइंग वाटर, काइनेटिक एनर्जी इन टरबाइन एंड देन इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो देख रहे हैं ना, सब उसी तरह से जा रहा है। पोटेंशियल एनर्जी जो वाटर में थी, रिजर्वायर में जो स्टोर था, उसको पहले काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट किया। कैसे? एक छोटी सी ओपनिंग देके, और फिर सेम काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, किसके लिए कन्वर्ट होगी, टरबाइन के लिए कन्वर्ट होगी, और फिर हमें क्या मिल गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। स्कीमेटिक्स आप लोग देख सकते हैं किस तरह से वॉल बना हुआ है, वॉल में एक गेट लगा हुआ है, फिर वहाँ से एक छोटी सी ओपनिंग दी गई है जो आगे जाकर टरबाइन से अटैच होती है, फिर वो टरबाइन रोटेट करता है जिससे जनरेटर काम करता है और फिर हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। आगे बढ़ते हैं। एडवांटेजेस ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन एंड प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विथ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। पहले एडवांटेजेस देखते हैं और फिर डिसएडवांटेजेस देखते हैं। सिंस नो फ्यूल इज बर्न्ड इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन देयर इज नो पॉल्यूशन रिजल्टिंग फ्रॉम कंबशन ऑफ फ्यूल्स। अब नेचुरल रिसोर्सेज मतलब किसी भी तरह का पॉल्यूशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होता क्योंकि कंबशन ऑफ फ्यूल्स यूज़ नहीं करते, कोल वगैरह तो इसमें यूज़ नहीं हो रहा है। अगला एडवांटेज क्या है, इफ़ देयर इज सफिशिएंट वाटर स्टोरेज इन द डैम इट इज़ पॉसिबल टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी एज एंड व्हेन नेसेसरी। अगर सफिशिएंट वाटर डैम में रिजर्व्ड है तो हमें जितनी और जब चाहे तब इलेक्ट्रिसिटी मिल सकती है। ऑल द वाटर रिजर्वायर इज यूज्ड फॉर पावर जनरेशन, इट कैन बी रिप्लेनिश्ड ड्यूरिंग रेनी सीजन लीडिंग टू अनइंटरप्टेड पावर जनरेशन। वाटर रिजर्वायर तो पावर जनरेशन के लिए किया ही जाता है, लेकिन रेनी सीजन में इसको एक दूसरी तरह से भी यूज़ किया जा सकता है जिसमें कि पावर कट कभी ना हो रेनी सीजन में। Problems associated with hydroelectric power plant. The backwater due to storage of water in dam may submerge village of towns in that area. This leads to the problem of rehabilitation of the displaced population. Moreover, this can also submerge forest as well as fertile land. तो यहाँ पे क्या बात कर रहा है कि अगर इतने ज़्यादा पानी को हम रोक के रखें और फिर अपनी ज़रूरत के हिसाब से अगर रिलीज़ किया करें बीच बीच में, तो इससे क्या होगा कि जो अदर एंड का जो ओपनिंग होगा वहाँ पे जो भी विलेजेस या फिर जो भी गांव या फिर जो भी एरिया लोकेटेड होगा वो पूरी तरह से पेरिश हो जाएगा। हैबिचुअल कंडीशंस वहाँ पे नहीं रह जाएंगे। द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ द रिवर वाटर में हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन लिविंग वर्ल्ड इन द रिवर। अब ऐसे जो वाटर रिलीज़ होता है, कभी रुकता है कभी रिलीज़ होता है, कभी रुकता है कभी रिलीज़ होता है, तो इसका जो अंडर वाटर जो लिविंग वर्ल्ड है उस पर भी एक एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। तो हर चीज़ के अपने एडवांटेज होते हैं और डिसएडवांटेज होते हैं, तो इसके भी कुछ एडवांटेज है और कुछ डिसएडवांटेज है। Since no fuel is burned in hydroelectric power plant, no air pollution due to combustion of fuel result. However, considering the issues like forced migration of large community, submerging of forest and fertile land, adverse effect on living creatures in the river, it has always been a point of debate whether the hydroelectricity is environment friendly or not. तो यहाँ पे बताया है कि बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो इसकी वजह से कॉज होते हैं, अंडर वाटर लिविंग वर्ल्ड के लिए कॉज होते हैं,
और फिर रूरल एरिया माइग्रेशन वगैरह इसके लिए भी कॉज होते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें, फर्टिलिटी, फर्टाइल ऑफ लैंड, और फॉरेस्ट, सबमर्जिंग ऑफ फॉरेस्ट, लार्ज कम्युनिटीज़, माइग्रेशन, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो इसकी वजह से कॉज होते हैं। तो ये भी एक मुद्दा है, डिबेटेबल मुद्दा है कि वेदर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स आर इको फ्रेंडली और नॉट। ठीक है, आगे बढ़ते पेज नंबर 55 पे भी दिया हुआ है सब मेजर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट इन इंडिया एंड देयर कैपेसिटी इन मेगावाट्स। प्लेस क्या है? तिहारी उत्तराखंड 2400 मेगावाट, कोयना महाराष्ट्र 1960 मेगावाट, श्री शैलम आंध्र प्रदेश 1670 मेगावाट एंड नाथपा जाकरी हिमाचल प्रदेश 1500 मेगावाट। ठीक है, पैराग्राफ पे आते हैं आगे पेज नंबर 55 पे। द काइनेटिक एनर्जी इन द विंड हैज़ बीन यूज्ड सिंस लॉन्ग फॉर लिफ्टिंग ऑफ वाटर। काइनेटिक एनर्जी को तो यूज़ किया ही जा रहा है वाटर को अपनी तरफ लाने के लिए या किसी भी तरफ किसी भी डायरेक्शन में मोड़ने के लिए। फॉर ड्राइविंग फ्लोर मिल एट्सेट्रा, फ्लोर मिल्स को यूज़ करने के लिए भी काइनेटिक एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, जो हमें किससे मिलता है? रिवर वगैरह से या फिर विंड से। द विंड एनर्जी कैन ऑल्सो बी यूज फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। द मशीन विच कन्वर्ट्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड विंड टर्बाइन। जैसे अपना वाटर टर्बाइन होता है, स्टीम टर्बाइन होता है, वैसे ही विंड टर्बाइन भी होता है। ठीक है, as the wind strikes the blades of the turbine, the blade starts to rotate. The axle of the turbine is connected to electric generator through a gearbox. The function of the gearbox is to increase the rotation per unit time. Thus the rotating blades drive the turbine and the turbine in turn drives the generator to generate electricity. तो यहाँ पे होता क्या है पता है? टर्बाइन तो आपने देखा ही होगा और आपको स्कीमेटिक ऑफ विंड मिल दिख रहा है 5.20 में फिगर। तो इसमें दिख रहा है आपको ब्लेड्स दिख रहा है, ब्लेड्स के साथ साथ एक्सल जुड़ा हुआ है, शाफ्ट जिसको लिख के दिया हुआ है वहाँ पे। उसके बाद एक गियर बॉक्स है। गियर बॉक्स क्या करता है कि पर सेकंड की जो रोटेशन है, पर मिनट की जो रोटेशन है, उसको इंक्रीज़ करता है। और सेम एक्सल जो है वो जनरेटर से भी अटैच्ड रहता है। तो जो एक्सल जनरेटर से अटैच्ड रहता है वो क्या करता है? जनरेटर को मूव करता है, और जनरेटर अगर मूव होगा तो हमें क्या मिलेगा? इलेक्ट्रिसिटी। देखो आगे आपको स्टेजेस इन इलेक्ट्रिक जनरेटर यूजिंग विंड एनर्जी दिया हुआ है, फिगर 5.19। विंड विथ रिक्वायर्ड वेलोसिटी। ठीक है, रिक्वायर्ड वेलोसिटी के लिए हमारे पास गियर बॉक्स है। विंड अगर कंटिन्यूसली फ्लो होता रहेगा कॉन्स्टेंटली तो जो ब्लेड्स हैं वो मूव होते रहेंगे। विंड टर्बाइन विथ लार्ज फैंस। विंड टर्बाइन जो है वो भी हमारे पास रहने चाहिए। उसके बाद क्या, वो किससे कनेक्टेड होते हैं? जनरेटर से कनेक्टेड होते हैं, और जनरेटर से कनेक्टेड होते हैं तो हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है। और इसमें एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी इन एन इलेक्ट्रिकल जनरेटर यूजिंग विंड एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इन विंड टू काइनेटिक एनर्जी इन टर्बाइन एंड देन द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो मोस्टली आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि मोस्टली हमारा जो अभी तक सबसे ज़्यादा कौन सी एनर्जी यूज़ की गई? काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, wind turbines with the capacity right from the less than 1 kilowatt to about 7 megawatt 7000 kilowatt are commercially available. Depending on the wind velocity available at the site of installation, wind turbine with specific capacity is selected. The wind velocity at specific location depends on many geographical factors. तो यहाँ पे थोड़ा सा जोग्राफी आता है कि हमें किस लोकेशन पे किस वेलोसिटी से विंड मिल रही है, उस हिसाब से हमें विंड टर्बाइन इंस्टॉलेशन करवाना पड़ता है। बहुत सारे फैक्टर्स है ये डिसाइड करने के लिए कि कहाँ पे कैसा और किस तरह का जो टर्बाइन है, विंड टर्बाइन, विंड मिल, वो लगेगा। पेज नंबर 56 पे आ जाइए, क्या दिया हुआ है? विंड वेलोसिटी इज यूजुअली हाई ऑन सी सोर्स एंड दैट एनवायरनमेंट इज अप्रोप्रिएट फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ विंड टर्बाइन। Wind energy is a clean energy source. However, the wind velocity necessary for wind energy generation is not available everywhere. In that sense, use of wind energy is limited. अब अगर बात करें विंड वेलोसिटी की तो ये यूजुअली जो होता है हाई सी शोर से, यानी कि जहाँ पे विंड की जो वेलोसिटी है वो ज़्यादा हो वहाँ पे ये ज़्यादा यूज़फुल होता है। जैसे कि ऑफ द सी शोर, मतलब कि लाइट हाउस वगैरह के आसपास या फिर शोर में आसपास। फार्म पे जो रहते हैं वो नॉर्मल रहते हैं, वो कितने मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं? 2000 किलोवाट की। और जो नॉर्मल घर पे होते हैं वो 2 किलोवाट की जनरेट करते हैं। और जो ऑफ द सी शोर होते हैं वो लगभग 7000 किलोवाट की जनरेट करते हैं। और ब्लेड लेंथ भी है इस पर रिस्पेक्टिव रहता है
100 मीटर, 50 मीटर एंड 1.5 मीटर। लेकिन क्या बात है कि जो विंड है वो हर टाइम पे अपने नीड के हिसाब से वेलोसिटी मिलती नहीं है, तो इसके लिए थोड़ा लिमिटेड सोर्स है ये। इसका आपको दिख रहा होगा विंड टर्बाइंस ऑफ डिफरेंट कैपेसिटीज़, 5.22 फिगर में देखिए आप लोग। अब आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेशन यूजिंग सोलार एनर्जी। सॉरी, यूजिंग द एनर्जी इन द सनलाइट इलेक्ट्रिक एनर्जी कैन बी जनरेटेड इन 2 वेज। अब सनलाइट का जो एनर्जी है उसको यूज़ करते हुए 2 तरीक़ों से हमें जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो मिल सकती है। ठीक है, पहला क्या है, इन ऑल द अबव मेथड्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन वी हैव स्टडीड द इलेक्ट्रिकल जनरेटर इज ड्रिवन बाय यूजिंग सम सोर्स ऑफ एनर्जी and electricity is generated by making use of the principle of the electromagnetic induction. However, electrical energy can be generated directly from the solar radiation without using generator and without using the principle of electromagnetic induction. This happens in the solar photovoltaic cells. Solar photovoltaic cells convert the solar energy directly into electrical energy. तो यहाँ पे क्या बताया है कि अब तक हमने जितने भी मेथड यूज़ किए हैं उन सब में जनरेटर के थ्रू ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें मिली है, और जनरेटर रोटेट करने के लिए जनरेटर के लिए हमें कुछ सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए, और साथ ही साथ क्या बोला है यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी लगता है जिसकी वजह से जनरेटर से हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है। लेकिन अगर हम लोग सोलार फोटोवोल्टेइक सेल यूज़ करें तो हमें ना ही ये प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही जनरेटर की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो सोलार फोटोवोल्टेइक सेल क्या करता है, सोलार एनर्जी को डायरेक्ट कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। कैसे करता है वो हम आगे पढ़ेंगे। और सेकेंड मेथड क्या है, इन द सेकेंड मेथड द एनर्जी इन द सोलार रेडिएशन इज कन्वर्टेड इनटू थर्मल एनर्जी फर्स्ट, then a turbine generator system is driven using the thermal energy to generate electricity। तो सेकेंड वाला मेथड कुछ ऐसा है कि इसमें जो सोलर रेडिएशन है उसको पहले थर्मल रेडिएशन में कन्वर्ट करते हैं, और फिर वो थर्मल रेडिएशन के हिसाब से थर्मल रेडिएशन के थ्रू जो जनरेटर है वो टर्बाइन जनरेटर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें मिलती है। ठीक है, तो सबसे पहले सोलर फोटोवोल्टेइक सेल पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग सेकेंड वाला सोलर थर्मल पावर प्लांट भी पढ़ लेंगे। सॉरी, तो फोटोवोल्टेइक सेल पहले पढ़ते हैं। सोलर फोटोवोल्टेइक सेल कन्वर्ट्स द सोलर रेडिएशन एनर्जी डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दिस इज कॉल्ड सोलर फोटोवोल्टेइक इफेक्ट। तो सोलर फोटोवोल्टेइक सेल का सबसे पहला काम क्या है कि ये सोलर एनर्जी को डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, तो इस बात को मत भूलिएगा। द इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेटेड थ्रू दिस एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस इज डीसी इन नेचर, डायरेक्ट करंट इन नेचर। These solar cells are made of a special type of material called semiconductor, example silicon। अब सिलिकॉन सेमीकंडक्टर है और इसके थ्रू ये सोलर सेल्स जो है वो बनते हैं। A silicon solar cell of dimension 1 centimeter square generates current of about 30 milliampere and potential difference of about 0.5 volts। Thus, a silicon solar cell of dimension 100 centimeter square will generate about 3 ampere, 30 milliampere divided by centimeter square into 100 centimeter square equals to 3000 milliampere equals to 3 ampere। अब ये सुनने में बहुत भारी लग रहा है, लेकिन एक बार अगर आप टेक्स्ट बुक रीड करेंगे और ये ध्यान देंगे कि मिली एम्पियर और एम्पियर में क्या डिफरेंस है तो आपको पता चल जाएगा। मिली एम्पियर एम्पियर में क्या होता है, पर सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 100, बस इतना सा करते हैं। तो इसके आगे करंट एंड 0.5 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है 0.5 वोल्ट का, और करंट कितना प्रोड्यूस होता है 0.5 वोल्ट का। रिमेंबर दैट द पोटेंशियल डिफरेंस अवेलेबल फ्रॉम अ सोलर सेल इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स एरिया। तो जो भी पोटेंशियल डिफरेंस हमें मिलता है एक सोलर सेल से वो इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया है, मतलब एरिया पे डिपेंडेंट नहीं है। भले ही वो कितना भी छोटा सोलर सेल हो या कितना भी बड़ा सोलर सेल हो, हमें जो पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी वो इस पे डिपेंडेंट नहीं है। और इसमें जो एनर्जी का कन्वर्जेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी है, वो देखिए कैसा है। एनर्जी इन सनलाइट टू डीसी इलेक्ट्रिक पावर वाया फोटोवोल्टेइक इफेक्ट। ठीक है, फोटोवोल्टेइक इफेक्ट का यूज़ करके जो सनलाइट की एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट किया, जो क्या है डायरेक्ट करंट है। ठीक है, पेज नंबर 57 पे आ जाइए। If two solar cells are connected in series as shown in figure 5.23, the potential difference obtained from this combination is addition of the potential difference of individual solar cells।
ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया है कि अगर दो सोलर सेल को किसमें सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे तो जो पोटेंशियल डिफरेंस ऑब्टेन होगा इस कॉम्बिनेशन से वो क्या होगा, एडिशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ इंडिविजुअल सोलर सेल्स। मतलब कि अगर सीरीज़ में एक के बाद एक अगर ज्वाइंट करेंगे, एक के बाद एक, तो दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको ऐड किया जाएगा और फिर हमें टोटल पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। However, the current generated from this combination is equal to the current from an individual cell. It means that when solar cells are connected in series, currents from the individual cells are not added. तो इसमें क्या बताया है कि जो सोलर सेल्स हैं अगर उनको सीरीज में कनेक्ट किया जाएगा तो करंट फ्रॉम द इंडिविजुअल सेल्स आर नॉट एडेड, मतलब इंडिविजुअल सेल का जो करंट है वो ऐड नहीं होगा, खाली पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्या होगा, ऐड होगा। Similarly, shown in figure 5.24, if two solar cells are connected in parallel, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, the current generated from this combination is summation of the currents from an individual solar cells. summation यानी एडिशन। तो सीरीज में क्या हुआ था कि पोटेंशियल डिफरेंस तो मैच हो गया था लेकिन जो करंट है वो ऐड नहीं हुआ था, और इसमें क्या हुआ है कि इसमें जो करंट है वो भी साथ ही साथ ऐड हो गया। ये क्या है, पैरेलल, वो क्या था, सीरीज में ऐड नहीं होगा, पैरेलल में ऐड होगा। ठीक है, द करेंट्स फ्रॉम इन जो हाउएवर द पोटेंशियल डिफरेंस ऑब्टेन फ्रॉम दिस कॉम्बिनेशन इज द सेम एज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑब्टेन फ्रॉम इंडिविजुअल सेल। लेकिन इसमें क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो ऐड नहीं होगा, उसमें पोटेंशियल डिफरेंस ऐड होगा और करंट ऐड नहीं होगा। Thus, if two solar cells are connected in parallel, the potential difference from the two cells are not added. ठीक है, मैं इसको आपको सिंपल करके बता देता हूँ। Connected in series, इसमें क्या होगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा आर एडेड। ठीक है, और जो करंट है वो नॉट एडेड, करेंट्स आर नॉट ऑफ समेशन। और सेम इसका अपोजिट होगा किसमें, पैरेलल में। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस आर नॉट एडेड, पोटेंशियल डिफरेंस आर नॉट एडेड। ठीक है, लेकिन करेंट्स आर ऑफ समेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। In this way, by connecting many solar cells in series and in parallel, solar panels generating required current and potential difference are made. तो अब होता क्या है कि अब हमें पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी दोनों तो बराबर में चाहिए, करंट भी प्रॉपर चाहिए और पोटेंशियल भी प्रॉपर चाहिए। तो अब इसमें क्या करते हैं कि जो सोलर की जो सीरीज़ है, सोलर पैनल्स की जो सीरीज़ है उसको सीरीज़ में लेते हैं और फिर उस सीरीज़ को पैरेलल में कन्वर्ट करते हैं। फिगर 5.25 में आपको दिख रहा होगा, अ सोलर पैनल मेड फ्रॉम 36 सोलर सेल्स। अब इन 36 सोलर सेल्स में सीरीज़ भी है और पैरेलल भी है, जिसके थ्रू हमें क्या मिल जाता है, हमें जितना ज़रूरत है नेसेसरी पोटेंशियल डिफरेंस भी मिल जाता है और नेसेसरी करंट भी मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ 36 सोलर सेल्स ईच ऑफ साइज 100 centimeter square are connected in series in a solar panel, it will give potential difference of 18 volt and current of 3 ampere. Many such panels are connected together to generate electricity on a large scale. A good solar cell can have an efficiency of around 15%. It means that if a solar panel receives powers of 100 watt from solar radiation, the electrical power output from the panel will be 15 watt. अगर 100 वाट का सनलाइट एनर्जी अगर ऑब्टेन करेगा सोलर पैनल तो ऑलमोस्ट उसका 50% हमें डेली यूज़ में मिलेगा, यानी कि 15 वाट। मैनी सोलर पैनल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड इन पैरेलल टू जनरेट रिक्वायर्ड करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस एज शोन इन फिगर 5.26। आपको दिख रहा होगा, सेल मॉड्यूल सेल्स इन सीरीज, स्ट्रिंग मॉड्यूल्स इन सीरीज आर स्ट्रिंग इन
parallels. Many solar cells come together to form a solar panel. Many solar panels connected in series form a solar string, and many solar strings connected in parallel form a solar array. As we can obtain as much electric power as need. They are used in application which need marginal power, example calculators that run on solar energy to power station of megawatt capacity. तो छोटे से कैलकुलेटर से लेके जो पावर स्टेशन मेगावाट की कैपेसिटी तक यूज़ करते हैं वहाँ तक इस सोलार पैनल्स का यूज़ किया जा सकता है. इसके भी अपने एडवांटेजेस हैं, अपने डिसएडवांटेजेस हैं, लेकिन फिर भी ये मोस्ट कन्वीनियंट वे मेरे हिसाब से, मेरे ओपिनियन से है. आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 57 से 58 पे. सॉरी. द पावर अवेलेबल फ्रॉम द सोलर सेल्स इज DC, डायरेक्ट करंट. So in application which need DC power, example electric lights based on light emitting diodes, LEDs में ये use हो सकता है. The energy can be directly used. However, since the energy from solar cell is available only in presence of sunlight, the energy has to be stored in batteries for use of later time. तो जो बात ये है कि जो सनलाइट है वो हमें 24/7 अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से हमें बैटरीज रखना पड़ता है जिसमें वो एनर्जी जो है वो स्टोर्ड हो और जिसे हम लोग बाद में यूज़ कर सके. However, most of the equipment in domestic as well as industrial use run on AC power, alternate current. In such case, the direct current solar power must be converted into alternate current AC power using an electrical device called inverter. ठीक है, इन्वर्टर को यूज़ करके हम लोग DC करंट को AC करंट में कन्वर्ट कर सकते हैं. आगे बढ़ते हैं. कन्वर्जन ऑफ एनर्जी जनरेटेड बाय सेल्स टू AC फॉर्म बाय यूजिंग इन्वर्टर. अब इन्वर्टर में कैसे कनेक्ट होता है? सोलर सेल, बैटरी, इन्वर्टर एंड देन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट वर्किंग ऑन AC पावर. स्कीमेटिक ऑफ सोलर फोटोवोल्टेइक स्टेशन आपको दिख रहा होगा कि सन की एनर्जी कैसे सोलर पैनल से, एक सोलर अरे दिख रहा है आपको, सनलाइट दिख रहा है और इन्वर्टर एंड ट्रांसफार्मर दिख रहा है और पावर ग्रिड दिख रहा है. ठीक है. We have seen that many solar panels can be connected together to generate whatever energy we need. As shown in figure 5.28, the DC power generated from these panels is first converted into AC power. A transformer transforms the voltage and current levels of the generated power and then it is fed into the electricity distribution network. Figure 5.28 is a schematic diagram for solar photovoltaic station. तो यहाँ पे बताया है कि ये जो सोलर अरे है इसके यूज़ के थ्रू इंडस्ट्रीज़ वगैरह के लिए DC करंट को AC करंट में इन्वर्टर के थ्रू ट्रांसफॉर्म किया जाता है. और जो ट्रांसफार्मर होता है वो क्या करता है कि हाई वोल्टेजेस और इलेक्ट्रिसिटी को कन्वर्ट करता है नेटवर्क, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के यूज़ के हिसाब से. ठीक है. इन दिस वे इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड विदाउट एनी फ्यूल कंबशन and so without any air pollution. However, since the energy is generated using solar radiation, solar cells can generate electricity during daytime only. तो जिसकी वजह से सोलर रेडिएशन की वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी बनता है और जो सोलर रेडिएशन है वो हमें सिर्फ दिन में मिलता है. तो इसकी बात यही है कि सिर्फ इसको हम लोग दिन में ही यूज़ कर सकते हैं. तो एक तरह से इसे भी देखा जाए तो लिमिटेड है, लेकिन फॉरएवर लिमिटेड नहीं है. सोलर थर्मल पावर प्लांट. अब जो सेकेंड टाइप से जो एनर्जी हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल सकता है सनलाइट के थ्रू वो देखते हैं. वी हैव सीन दैट द थर्मल एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम कोल एंड न्यूक्लियर फ्यूल कैन बी यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. Thermal energy can also be generated from solar radiation and can be used for electricity production. Different stages in such solar thermal power plant are as shown to be here 5.29. तो जो सोलर थर्मल पावर प्लांट है उसे हम लोगों ने पहले भी यूज़ किया, कोल में और न्यूक्लियर फ्यूल में वगैरह वगैरह की तरीक़ों में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में थर्मल पावर का यूज़ किया है. तो इसमें क्या होता है, डिफरेंट स्टेजेस इन सोलर थर्मल पावर प्लांट. तो स्टेजेस देखते हैं किस तरह से कन्वर्ट होता है. कॉन्सनट्रेटर्स फॉर कलेक्टिंग सनलाइट, पहले सनलाइट कलेक्ट करने के लिए कॉन्सनट्रेटर्स. एब्जॉर्बर फॉर एब्जॉर्बिंग द कॉन्सनट्रेटेड सनलाइट. स्टीम टर्बाइन, इलेक्ट्रिक जनरेटर एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी. तो इसमें होता क्या है कि पैनल्स लगे होते हैं. ठीक है, पैनल्स और पैनल्स के ऊपर पाइप होते हैं. पैनल्स क्या करते हैं, सनलाइट एब्जॉर्ब करते हैं और क्योंकि वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं तो वो हीट जिस तरह से लेते हैं वो ज़्यादा देर तक वार्म रहता है, जिससे क्या होता है कि जो पंप है उसके अंदर का जो वाटर है वो बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाता है
और जब वो गर्म होता है तो स्टीम में कन्वर्ट होता है, और स्टीम में कन्वर्ट होके वो टरबाइन को क्या करता है, रोटेट करता है, जिससे क्या होता है, जनरेटर काम करता है और फिर हमें क्या मिलता है, इलेक्ट्रिसिटी। सॉरी, आगे बढ़ते हैं हम लोग। एज शोन इन फिगर 5.30, मैनी रिफ्लेक्टर्स रिफ्लेक्ट एंड कॉन्सेंट्रेट सोलर रेडिएशन on observers. Their solar energy is converted into heat energy. Using this heat energy, steam is generated to drive the turbine and generator. ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल, इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसमें होता क्या है, सोलर रेडिएशन को पहले हीट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, हीट एनर्जी को थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, फिर वाटर जो है वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, और स्टीम में कन्वर्ट होने के बाद टरबाइन रोटेट करता है, फिर जनरेटर रोटेट होता है और फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल जाती है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के हिसाब से सब ऐसे ही काम करते हैं, ठीक है। और इसके आगे एक बॉक्स दिया हुआ है डू यू नो का, एनर्जी सोर्सेस यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन इन द वर्ल्ड। सोर्सेस कोल वर्ल्ड 41%, इंडिया 60%, नेचुरल गैस वर्ल्ड 22%, इंडिया 8%, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स का यूज़ वर्ल्ड 16%, इंडिया 14%, न्यूक्लियर एनर्जी वर्ल्ड 11%, इंडिया 2%, पेट्रोलियम वर्ल्ड 4%, इंडिया 0.3%, रिन्यूएबल सोर्सेस लाइक विंड एंड सोलर एट्सेट्रा वर्ल्ड 6% एंड इंडिया 15.7%, टोटल वर्ल्ड 100 एंड इंडिया 100। तो एक तरह से देखा जाए तो जितना पूरा वर्ल्ड यूज़ कर रहा है इन सारे सोर्सेस का, उतना ही अकेले इंडिया यूज़ कर रहा है इन सारे सोर्सेस का। तो ये एक बहुत ही बड़ा फैक्ट है कि जितना पूरा वर्ल्ड अकेले मिलके यूज़ कर रहा है सोलर एनर्जी का वगैरह वगैरह अलग अलग तरह के एनर्जी का और सोर्सेस का, उतना इंडिया अकेले कंज्यूम कर ले रहा है। तो इस चैप्टर में बस इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट है तो वीडियो को वापस देख लीजिए, आई एम श्योर आपको वो समझ में आ जाएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।